यस, कैसे हो बच्चों आप लोग? रिवीजन कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई करना है। सिर्फ पढ़ाई एक जरिया है जिससे आप अपनी एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो। अभी जो है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया है तो आप लोगों को पढ़ने का भी मन नहीं करता होगा। मोटिवेटेड रहो, कोशिश करो, कभी कभी फ्री हो जाओ तो वीडियो देख लो पर टाइम निकाल के पढ़ते रहो। ठीक। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी तबीयत को ठीक रखो, हेल्थ को ठीक रखो, फैमिली की हेल्थ को ठीक रखो, बाहर मत निकलो। ठीक है, चलो रिवीजन करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल जो डिसीजन है सर, उसमें 3 चैप्टर आते हैं। वैसे चैप्टर को अलग अलग इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, पर आते क्या है सर? लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसीलिए थोड़ा बीच बीच में खांसी आ जाता है, सॉरी फॉर दैट। पर क्या करें, वीडियो बनाना ज़रूरी है, आपको रिवीजन लेक्चर के लिए वीडियो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। आप इससे सोचो कि मेरी तबीयत खराब है तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आपको भी अपना काम करना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, एकदम जितना ज़्यादा है ज़्यादा समय दे सकते हो उतना ज़्यादा है ज़्यादा समय दो, पढ़ो, कोशिश करो रैंक लेके आने की। ठीक है, आ जाओ कैपिटल स्ट्रक्चर में देखो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल, जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक, ये जो 2 टॉपिक है ये क्या है सर? थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्या सर ऊपर जो प्रैक्टिकल फर्स्ट 3 टॉपिक है उसमें थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ से भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ये तो फिलहाल हम यहीं पे पढ़ रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो कंप्लीट थ्योरी पोर्शन है कि दो क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन बनता है, जो कंप्लीट थ्योरेटिकल है वो हम अलग से देख लेंगे थ्योरी लेक्चर में। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू से कितना टॉपिक है? 3 टॉपिक बनता है। एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, दूसरा EBIT EPS एंड MPS एनालिसिस, थर्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड EBIT इन डिफरेंस पॉइंट। ठीक है, पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। देखो इसमें 4 जो थ्योरी है ये है इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएगा। जो थ्योरी है वो आपके बुक में तो दिया है, मैं थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा, पर थ्योरेटिकली आपको जानना चाहिए, नॉलेज के लिए जानना चाहिए, पर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन में आ जाए छोटा मोटा क्वेश्चन, वो अलग बात है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन 4 थ्योरी पे से आएगा जो ऊपर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। चलो मुद्दा क्या है कैपिटल क्या कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में? मुंह में मैंने लौंग रख रखा है इसलिए थोड़ी सी ऐसा हो जाता है, बहुत खांसी आता है मुझे, लगभग 1 मिनट में मैं 3 बार 4 बार खांसता हूँ। और लौंग रखने पे और पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को भूल जाता हूँ, तो वहाँ पे चलो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में ध्यान देने की क्या जरूरत है कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? मिक्सचर ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन अ कैपिटल की आपके फॉर्म के कैपिटल में कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस शेयर है, इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, है कि नहीं? तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या वैल्यू ऑफ फॉर्म फर्क पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर से? कैपिटल में डेट कितना है, इक्विटी कितना है, क्या इससे फर्क पड़ता है एक फॉर्म की वैल्यू पे? यही देखना है। 2 ऐसी थ्योरी बोलते हैं जिसको रेलिवेंस थ्योरी बोलते हैं कि यस कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ फॉर्म पे फर्क पड़ता है, और 2 थ्योरी है इरिलीवेंस थ्योरी का मतलब ये कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो वापस से यहाँ पे आ जाओ, फटाफट पढ़ते हैं। पहला जो ये 2 थ्योरी है रिलीवेंस थ्योरी की, यस कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ फॉर्म पे फर्क पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है कि इक्विटी है ये डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ फॉर्म। पहला है वो है नेट इनकम अप्रोच। थ्योरेटिकली पहले समझो इसको, प्रैक्टिकली तो छोटा सा कंसेप्ट है, फटाक से ना बना लोगे आप। नेट इनकम अप्रोच क्या कहता है कि देखो जितना ज्यादा आप डेट यूज करोगे ना कैपिटल में, डेट तो लो कॉस्ट फंड है, तो जितना ज्यादा यूज करोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट, जब डेट और इक्विटी का वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो वो कम आएगा और वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी।
देखो वैल्यू ऑफ फर्म निकालते कैसे है थोड़ा देख लो, फिर ये अप्रोच और ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है पैट डिवाइड बाई के ई करके। ये कैसे फॉर्मूला बना है अभी बताता हूँ। अब वैल्यू ऑफ एक होता है डेट, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये जो आता है ना, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। कि फर्म में एक इक्विटी है, डेट है, दोनों का वैल्यू जोड़ दोगे तो टोटल फर्म का वैल्यू आ जाता है। इसको सीधा भी निकालने का तरीका है क्या सर, ईबीआईटी। अगर टैक्स है तो 1 माइनस टैक्स करेंगे, पर टैक्स जनरली देगा नहीं क्योंकि ये नेट इनकम अप्रोच एज्यूम करता है देयर इज नो टैक्स, तो टैक्स होगा नहीं। डिवाइड बाई के जीरो, के जीरो का मतलब क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ऐसे आता है वैल्यू ऑफ फर्म। इक्विटी का वैल्यू डेट का वैल्यू जोड़ के वैल्यू ऑफ फर्म आता है। डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला ये वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म का। एक किस लॉजिक में बना है कि देखो किसी भी एसेट का प्राइस कैसे निकलता है, उससे आने वाली जो भी इनफ्लो है उसकी पूरी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, है कि नहीं। शेयर में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में भी हमने देखा था, जितने भी डिविडेंड आ रहे थे सारे का प्रेजेंट वैल्यू निकालने पे शेयर का प्राइस आ जा रहा था। वैसे इक्विटी का वैल्यू कैसे निकलेगा, इक्विटी के लिए कमाई क्या है, पैट। हर एक साल पैट जो भी आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। प्रेजेंट वैल्यू करोगे किससे, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, के ही से। वैसे ही वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म में तो डेट और इक्विटी दोनों जुड़े हैं ना, तो कमाई भी दोनों का लेंगे। देखो ईबीआईटी, इसमें इंटरेस्ट भी है कि नहीं, और प्लस इक्विटी का भी कमाई है अभी, तो दोनों का कमाई ले लो। इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी में सिर्फ इक्विटी का कमाई ले रहे थे, इसमें दोनों का कमाई ले लो, यानी कि इंटरेस्ट इंक्लूसिव ले लो और डिवाइड बाई दोनों का वेटेड एवरेज, दोनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। अब देखो जितना ये कम होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उतना ही इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, है कि नहीं। ये अगर फिक्स है और नीचे का वैल्यू कम होते जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा आएगा। तो ये अप्रोच यही कहता है कि डेट ज्यादा यूज करने से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाता है, जिससे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाता है। ठीक, डेट यूज करने से जितना ज्यादा डेट बढ़ाते जाओगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन। अच्छा बताओ, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है, अभी हमने देखा वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है पैट डिवाइड बाई के। इसी फॉर्मूले को ब्रेक करोगे तो अगर मैं ये बोलता हूँ इसी फॉर्मूले को ब्रेक करके कि सर के कैसे निकलेगा, तो के कैसे निकलेगा, पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100%, इंटू 100 करने, देखो ये बस यहाँ पे आके डिवाइड हुआ है, इंटू 100 करने का लॉजिक क्या है, के परसेंटेज में होता है तो परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक, वैसे ही देखो पहला फॉर्मूला ये याद करो वैल्यू ऑफ इक्विटी, दूसरा इक्विटी प्लस डेट जोड़ के वैल्यू ऑफ फर्म आता है, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला एक ये याद कर लो। ठीक, इसी फॉर्मूले को पहले वाले को ब्रेक करोगे तो इक्विटी का कॉस्ट निकल जाएगा। वैसे ही ये दूसरा जो है वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाई के जीरो, इसको ब्रेक करोगे, ये इधर लेके जाओ ये इधर लेके आओ, तो के जीरो इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म। अब परसेंटेज में निकालते हैं ना, क्योंकि कॉस्ट तो परसेंटेज में होता है, तो इंटू 100% कर दोगे, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का एक ये भी फॉर्मूला है कि ईबीआईटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। टैक्स रेट होता है तो टैक्स घटाते हैं ईबीआईटी में से, पर इस अप्रोच में टैक्स को नहीं माना गया, माना गया देयर इज नो टैक्स, तो क्वेश्चन में भी आपको टैक्स नहीं देगा। चलो अब देखो प्रैक्टिकल, ये आपको याद हो गया अभी जो मैंने पढ़ाया, इसी पे पूरी चैप्टर है। वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी पैट बाई के, वैल्यू ऑफ फर्म डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, ईबीआईटी बाई के जीरो, के जीरो का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी वाले फॉर्मूले से के का वैल्यू भी निकल सकता है, के कैसे निकालते हैं, पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100, वैल्यू ऑफ फर्म उसके फॉर्मूले से के जीरो भी निकाल सकते हैं, के जीरो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर के जीरो जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ईबीआईटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। एग्जामिनेशन में आपको क्या देगा कि के ही दिया होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में देगा, आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कि ये कौन से अप्रोच का क्वेश्चन है, एग्जाम में बोलेगा भी नहीं, एक मोदी गिलानी एमएम अप्रोच ही बोलेगा कि एमएम अप्रोच से बनाओ, और सारा दिया होगा आपको, जो अभी आपने फॉर्मूले पढ़े उसी के बेसिस पे सब बन जाएगा। मान लो के ही दिया है
और आपसे वैल्यू ऑफ फर्म पूछ रहा है एंड कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहा है एग्जाम में, ये गिवन है, ये हमें निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, के ही दिया है ना, तो सर पैट को के ही से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। इसमें वैल्यू ऑफ डेट तो हमेशा हमें पता होता है डेट कितना है ना, उसकी वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, डेट जोड़ दूंगा तो सर ये वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा, पहला रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म अगर पता हो तो के जीरो नहीं निकल सकता सर, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे के जीरो निकालेंगे, ईबीआईटी अभी तो हमने पढ़ा, वैल्यू ऑफ फॉर्म इंटू 100 है कि नहीं। तो सिंपल, बस जो हमने अभी पढ़ा है ना ऊपर, जो मैंने वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म, इक्विटी और वैल्यू ऑफ फॉर्म का अलग से भी एक फार्मूला पढ़ाया था, उसी को ब्रेक करके क्वेश्चन बनाने हैं। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, एग्जामिनेशन में जब के ही दिया होगा और आपको पूछेगा वैल्यू ऑफ फॉर्म और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पैट निकालोगे, पैट को के ही से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, डेट जोड़ दोगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। सिंपली याद रखना जो फॉर्मूला पढ़ाया है और दिमाग लगा देना कि हाँ कैसे निकालना। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया तो के जीरो निकालने का दो तरीका है, एक तो ये और दूसरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे भी तो निकलता है ना, इक्विटी का कॉस्ट इंटू इक्विटी का वेट। इक्विटी का वेट कैसे होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म प्लस डेट का कॉस्ट इंटू डेट का वेट। डेट का वेट कैसे लोगे, वैल्यू ऑफ डेट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकालते थे। चलो दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच भी वही बोलता है कि डेट को यूज करने से वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ता है, पर इस अप्रोच में फर्क क्या है, ये कहता है कि टू सम एक्सटेंड ओनली, ये वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ेगा लेकिन कुछ एक्सटेंड में ओनली। क्यों, ज्यादा डेट यूज करोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरते जाएगा है कि नहीं, क्योंकि डेट का कॉस्ट तो फिक्स है और कम है और इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा डेट यूज करोगे उसका वेटेज बढ़ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो कम आएगा। लेकिन जब ज्यादा डेट यूज करने लगोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्म लिवर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि फॉर्म रिस्की हो जाएगा। जिस भी कंपनी में ज्यादा डेट होता है वो रिस्की कंपनी हो जाती है, वहां पे फाइनेंशियल लिवरेज आ जाता है ज्यादा, वहां क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। अब देखो डेट का कॉस्ट घट रहा है और इक्विटी का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वेटेड एवरेज करोगे तो कोई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए तो कोई खास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगा नहीं, तो इसीलिए बोलता है सिर्फ टू सम एक्सटेंड ही वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ता है डेट यूज करने के बाद, उसके बाद नहीं बढ़ता। इस भी मॉडल के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम वैसे ही आपको के ही दिया होगा और पूछेगा वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालिए और के जीरो का वैल्यू निकालिए। वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकालोगे, सर के ही दिया है, पैट डिवाइड बाई के ही कर दूंगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, प्लस डेट जोड़ दूंगा तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। के जीरो सर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो वैल्यू ऑफ फॉर्म पता है तो ईबीआईटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म इंटू 100। सेकेंड सर वेटेड एवरेज कर देंगे ना, इक्विटी इंटू इक्विटी का वेट प्लस डेट इंटू डेट का वेट। क्वेश्चन देखिए आओ चलो यहाँ पे दिया है ईबीआईटी इतना है, ओके, द फॉर्म कॉस्ट ऑफ डेट 10% है एंड डेट है कितना, तो सर 15 लाख। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फॉर्म इज 15%, ठीक है सर के जीरो। बताइए वैल्यू ऑफ फॉर्म, ये देखो पहले हम ये पढ़ रहे थे ना ट्रेडिशनल, वैसे कोई भी मॉडल हो यार, जो आपने पढ़ा है ना उसी को ब्रेक करके बनानी है। बस एक में होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया होगा, सेकेंड वाले में होगा कि के जीरो दिया होगा, तो उल्टा आपको रिवर्स कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं। ईबीआईटी देखो 5 लाख, ये रहा 10% डिवेंचर इतना, तो ये डेट हो गया। इक्विटी का के ही दिया हुआ है, पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकल रहा है, सर पैट डिवाइड बाई के। पैट कैसे निकलेगा, सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाइए। अच्छा ईबीआईटी कितना है, 5 लाख, इंटरेस्ट 20 लाख डिवेंचर है, 20 लाख का 10% तो 2 लाख, तो सर ये आ गया ईबीटी, है ना।
अब इसमें टैक्स घटाओगे तो पैट आएगा, टैक्स दिया नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाया था ना कि ये मॉडल क्या मानता है कि देयर इज नो टैक्स, इसीलिए क्वेश्चन में भी टैक्स नहीं दिया होता, टैक्स दिया होता तो पैट से निकालते हैं, तो दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसी 3 लाख को ले लो। के ही कितना है सर? 16%। बताओ, $1875। वैल्यू ऑफ फॉर्म पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है और डेट का वैल्यू पता है, तो सर वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ये 18,75,000, 18,75,000, इसमें डेट कितना है? 20 लाख, 20 लाख जोड़ दो तो ये आ गया 38,75,000। चलो, उसके बाद पूछ रहा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब K0, K0 कैसे निकलता है? सर EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म इनटू 100, है ना। EBIT कितना है सर? 5 लाख। वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना है अभी तो निकाले? 1875 प्लस 20 लाख, 3875 इंटू 100, बताओ 12.90, 12.9। ठीक है, अगर आपको देखो, आपको इस चैप्टर में करना क्या है, सिंपली जितना फार्मूला पढ़ाया या आगे एक MM अप्रोच में थोड़ा सा और पढ़ोगे तो फार्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्चुअली सारे जो भी मॉडल क्या बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी उसको ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा देखो, EBIT है 1 लाख, कंपनी यूजेज डेट एंड इक्विटी दोनों, डेट और इक्विटी दोनों है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म डेट कितना है? 5 लाख, 10% तो इंटरेस्ट 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और के ही दिया है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या होता है सर? के ही होता है। वैल्यू ऑफ फॉर्म बताइए, तो सर पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं, ये कैसे आएगा? पैट डिवाइड बाई के। सर पैट EBIT में से इंटरेस्ट कितना? 5 लाख का 10% 50,000, यानी कि 50,000 EBIT में से इंटरेस्ट घटा दोगे तो 50,000 आएगा EBT। क्या टैक्स है? नहीं। सर वो 50,000 जो है उसी को डिवाइड करते हैं के से, के कितना है? 0.15, कितना आया? 333 पॉइंट में है, वैसे 0.333 कर सकते हो, राउंड ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दोगे, वो कितना है? डेट कितने का है? तो सर 5 लाख का, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ फॉर्म। डेट और इक्विटी का वैल्यू जोड़ने के बाद इक्विटी का वैल्यू निकल जाएगा पैट डिवाइड बाई के ई। डेट का वैल्यू हमेशा पता होता है कितने का डेट है, तो ये 8,33,333, ये आ गया वैल्यू ऑफ फॉर्म। दूसरे में पूछा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि K0 कैसे निकलता है? सर अभी तो पढ़ाया आपने, EBIT डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म इंटू 100। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, EBIT कितना है सर? 1 लाख। वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना है? 8,33,333 इंटू 100। देखो मैं पूरी सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ आपको, लैंग्वेज में लिख के प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके। इसका एक रीजन है कि मुझे रिवीजन लेक्चर में क्वेश्चन भी करवाने हैं आपसे, और कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये थ्योरेटिकली पढ़ा के प्रैक्टिकल चैप्टर में कोई फायदा ही नहीं है जब मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं ना। अब क्वेश्चन ब्रेक करके मैं जब कर ही देता हूँ रफ तरीके से, तो फेयरली तो आप खुद ही समझ जाओगे, है कि नहीं? 12% समझ में आया? मुझे नहीं लगता मुश्किल है ये चैप्टर, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन लगता है, अरे सर 4 थ्योरी है, पता नहीं कौन सी थ्योरी क्या बोल गया। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एंड इजी। थर्ड थ्योरी देखते हैं, नेट इनकम अप्रोच। ये क्या कहता है? ये कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर। आप डेट यूज कर रहे हैं कि इक्विटी यूज कर रहे हैं, इससे वैल्यू ऑफ फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आप ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करेंगे तो डेट की वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम तो होगा, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा? ज्यादा डेट यूज करने से फॉर्म रिस्की हो जाएगी, लीवर्ड फॉर्म हो जाएगी, वहां डेट ज्यादा हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का। तो जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, अब डेट का कॉस्ट, डेट की वजह से वेटेड एवरेज घट रहा है, कॉस्ट इक्विटी की वजह से बढ़ रहा है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसने बस यही बोला है
ठीक, कि वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अच्छा, इस अप्रोच में बताओ, पता है आपको K0 दिया होगा क्वेश्चन में गिवन। क्वेश्चन में पता है क्या पूछेगा कि निकालिए जरा, एक तो K, दूसरा वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये निकालना है। अच्छा बताओ, ध्यान लगा के K0 दिया है गिवन, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं सर? वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे? EBIT डिवाइड बाई K0 करेंगे, आ जाएगा। उसमें सर वैल्यू ऑफ डेट घटा देंगे फॉर्म में से, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि डेट और इक्विटी का वैल्यू जोड़ के ही तो फॉर्म का वैल्यू बना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। याद करो ना फॉर्मूला, 2-3 ही तो फॉर्मूले पढ़ाए थे ऊपर, उसी को ब्रेक करके कर रहा हूँ। वैल्यू अगर क्वेश्चन में ये दिया हो और ये पूछे तो कैसे करना है सर? ये दिया है ना, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल दो, डेट घटा दो, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। तो पहला ये आंसर तो हो गया। अब के निकालना है सर, के का फॉर्मूला आपने पढ़ाया है ना, पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। देखो पैट तो निकल जाएगा क्योंकि EBIT भी दिया होगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट भी दिया होगा, टैक्स दिया नहीं होगा, क्योंकि ये टैक्स एग्जाम में अगर देता तो आप तो पैट निकालते, पर टैक्स देगा नहीं। तो यहाँ पे पैट डिवाइड बाई पैट नहीं तो EBT, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, अगर टैक्स रेट ही नहीं दिया है तो डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। जो पढ़े हैं उसी को ब्रेक ब्रेक करके सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। ये मॉडल भी कंप्लीट हुआ। ये मॉडल देखो क्या कर रहा है, जितना ज्यादा डेट यूज करोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ते जाएगा, और होगा क्या, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म निकलता है सर EBIT डिवाइड बाई K0 से, ठीक। ये अगर कांस्टेंट है, ये K0 अगर सेम है, तो ये वैल्यू ऑफ फॉर्म भी हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि EBIT तो सेम ही है कि नहीं? ये अगर घटता तो वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ जाती, पर ये तो घट ही नहीं रहा है ना इस मॉडल में। चलो, यही मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि आपको क्या दिया रहेगा, K0, तो K0 दिया रहेगा तो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल लो, डेट घटा दोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ये पहला आंसर, पहला जो रिक्वायरमेंट पूछेगा। इक्विटी का वैल्यू पता है तो के ही तो निकाल ही सकते हैं, पैट डिवाइड बाई K इंटू 100। वैसे इक्विटी का निकालने का एक और तरीका है, बताओ, वो जो वेटेड एवरेज निकाल रहे थे ना K0 की, इक्विटी इंटू इक्विटी का वेट प्लस दिस इंटू दिस का वेट, इसमें सब रख दोगे, डेट का और इसका 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 वैल्यू, तो ये तो निकल ही जाएगा ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है कि नहीं? पर मेरा मानना है बेहतर क्या है, ये सिंपल वाला बेहतर है ना, पैट डिवाइड बाई K इंटू 100। ये फॉर्मूला नीचे वाली लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे दिया है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ही होता है EBIT या PBIT बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम, द फर्म कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% एंड करेंटली डेट कितना है 15 लाख। 15 लाख का 10% कितना होता है, 1.5 लाख आ गया इंटरेस्ट, है कि नहीं? ओके सर, ये क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर, यही तो है K0। अच्छा K0 दिया है तभी तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ फर्म। हमें पता है सर वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाई K0। कितने बार आप पढ़ाओगे, है ना? चलो, बताना जरा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है, सिंपल जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाया था ना, देखो नोट्स इतना बढ़िया बनाया हूं ना मैं, नोट्स को अगर पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा आपको। सर वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया, इसमें से वैल्यू ऑफ डेट अगर घटा देंगे, डेट का वैल्यू कितना है 15 लाख, तो सर वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। पूछा नहीं है पर वैल्यू ऑफ इक्विटी जरूरी है ये निकालने के लिए ना, हमने जैसे सीखा है वैसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इसमें से 15 लाख आप घटा दोगे तो आएगा 18,33,333। अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, पैट डिवाइड बाई सर, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पैट कितना है बताओ, EBIT में से इंटरेस्ट घटाओगे तो 3,50,000 बचेगा, EBT 3,50,000, है ना?
टैक्स तो कुछ है नहीं, टैक्स तो कुछ है नहीं, तो ईबीटी कितना आ गया 3,50,000। होता तो घटाते, पर सर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराने मॉडल है। उस समय ये एज्यूम किया जा रहा था कि टैक्स रेट कुछ नहीं है, जिन्होंने भी ये मॉडल दिया उनने माना कि देयर इज नो टैक्स, इसीलिए क्वेश्चन में टैक्स नहीं है। टैक्स होता तो पैट निकालने के लिए तो पीबीटी में से या ईबीटी जो भी बोलते हो आप, उसमें से टैक्स भी घटाते। डिवाइड बाई 18,33,333 इंटू 100, बताओ। 19.09%, यही है आंसर। हाँ सर यही है आंसर। सिंपल सिंपल मॉडल है, आप बस समझो, पढ़ो और क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मेरा मानना है ना कि सीए कोर्स मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है कि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है इसमें, तो ज़्यादा है तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो आपको बहुत कम मेहनत लगेगा उस चीज़ को समझने में। जो चीज़ आप 4 घंटे में करते हो, अगर वो कॉन्सेप्चुअली पढ़े हो, नहीं पढ़े हो कॉन्सेप्चुअली तो 4 घंटा लगता है, तो कॉन्सेप्चुअली पढ़े हो तो मेरा मानना है 1-1.5 घंटे में वो काम हो जाएगा, है कि नहीं? टाइम बचाने के लिए, यानी कि कम से कम ड्यूरेशन में बेटर प्रिपरेशन, ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगला मॉडल आया मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये भी, ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच था ना, जो कह रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता डेट के यूज करने से वैल्यू ऑफ फर्म में, ये भी वही बोलता है, बट ये क्या क्या डिफरेंस है? इट प्रोवाइड बिहेवियरल जस्टिफिकेशन, ये बताता है कि ऐसा क्यों होता है। पहले वाले मॉडल ने सिर्फ ये बोल दिया कि डेट को यूज करने से, लिवरेज को यूज करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द प्रोसेस, किस प्रोसेस की वजह से होता है? तो ये मोदी गिलानी एंड मिलर ने बोला था, और बोला था आर्बिट्रेज की वजह से होता है। चलो थोड़ा इस मॉडल को और डिटेल में पढ़ते हैं कि सर आरबी, सॉरी यहाँ पे, कि सर आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से होता है। होगा क्या? दो फॉर्म है, मान लो ए एंड बी, ये मान लो ऑन लिबर्ड फॉर्म है, ये लिबर्ड फॉर्म है। ऑन लिबर्ड का मतलब, सर ऑन लिबर्ड का मतलब जहाँ पे डेट नहीं है, लिवरेज नहीं है। लिबर्ड का मतलब जिस फॉर्म में डेट है, लिवरेज है। जिस भी फॉर्म का अगर वैल्यू ज्यादा है, जिस भी, मान लेता हूं कि इसका वैल्यू ऑफ फॉर्म ज्यादा है, 3 लाख है, इसका 2 लाख है। आर्बिट्रेज प्रोसेस में होता क्या है, उस कंपनी के शेयर होल्डर जिसका ज्यादा वैल्यू ऑफ फॉर्म है, वो वहां का शेयर बेच के लो वैल्यू ऑफ फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमाने के लिए। आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमाने के लिए देखो, हाई वैल्यू फॉर्म से अगर इन्वेस्टमेंट हटा के लो वैल्यू फॉर्म में करोगे तो उससे दो किस्म से आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमा सकते हो। एक तो कि सेम इन्वेस्टमेंट जितना आप उसमें करे थे, जितना पैसा लगाए थे, वो अगर लो वैल्यू फॉर्म में लगाते हो, हमारे केस में जो ए था, बी था, बी क्या था, हाई वैल्यू फॉर्म, और ये लो वैल्यू फॉर्म, की इसका वैल्यू ऑफ फॉर्म कम था, तो ए से जब बी में पैसा लगाते हो तो होता क्या है कि सिंस वो लो वैल्यू फॉर्म है तो उसमें स्टेक आप ज्यादा खरीद सकते हो और ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। यानी कि सेम इन्वेस्टमेंट एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करने से रिटर्न बढ़ गया, ये एक आर्बिट्रेज प्रोसेस है। दूसरा आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कर सकता है कि इन्वेस्टर की हाई वैल्यू फॉर्म से निकाला, लो वैल्यू फॉर्म में डाला पैसा, पर कैसे डाला, सेम रिटर्न कमाने के लिए, कि एक जो बी में जितना कमाता था ना, उतना ही कमाने के लिए ए में कितना पैसा डालना पड़ेगा, तो उतना ही कमाने के लिए जब ए में पैसा डालोगे ना, तो आपका कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिलीज हो जाएगा, बच जाएगा। तो दो किस्म के आर्बिट्रेज करते हैं, एक तो पूरा पैसा निकाल के पूरा डालोगे तो एक्स्ट्रा इनकम आएगी, इसमें जितना कमाते थे उससे ज्यादा। दूसरा आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे दिखा सकते हैं कि इसमें जितना कमाते थे उतना ही उसमें कमाना हो तो कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपको रिलीज हो जाएगा और वो पैसा कहीं और लगा के एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। ठीक, तो इन्वेस्टर बहुत चालाक है, वो आर्बिट्रेज करने शुरू कर देते हैं। किसी को भी जब पता चलेगा कि सेम इन्वेस्टमेंट करके दूसरी कंपनी में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो वो उस पैसे में लगाएगा ना। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया भी है मैंने, एक लिबर्ड फर्म, अनलिबर्ड फर्म और आर्बिट्रेज का प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है।
आर्बिट्रेज का प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। सेम इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंक्रीमेंटल इनकम, ज्यादा पैसा उस कंपनी में कमाया जा सकता है। दूसरा प्रोसेस क्या कि सेम रिटर्न बट लोअर इन्वेस्टमेंट, इस कंपनी से उस कंपनी में लगा रहे हैं, इसमें जितना रिटर्न कमा रहे हैं उतना ही रिटर्न कमाने के लिए अगर उसमें लगाओगे तो कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि वो लो वैल्यू फॉर्म है ना, और वो पैसा आप कहीं और लगा सकते हो। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस आप देख लेना, सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे पढ़ाना है यहाँ पे, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच से वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालते कैसे हैं। तो आर्बिट्रेज जब करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि लो वैल्यू फॉर्म जो था ना, उसका वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ जाएगा और हाई वैल्यू फॉर्म का घट जाएगा, और ऐसे ही वैल्यू ऑफ फॉर्म मेंटेन रहते हैं। ठीक, तो इसने बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दिया वैल्यू ऑफ फॉर्म क्यों चेंज नहीं होता डेट लिवरेज की यूज करने से। ठीक है, चलो मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, एक विथ टैक्स मॉडल, एक विदाउट टैक्स मॉडल। पहले बिना टैक्स मॉडल था, बाद में टैक्स को इनकॉर्पोरेट करके बताया गया कि विथ टैक्स, अगर टैक्स इनकॉर्पोरेट किया जाए तो वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलेगा। देखो ये मॉडल क्या एज्यूम करता है कि दो फॉर्म है, ए और बी, और एक अनलीबर्ड है, दूसरा लीबर्ड है। लीबर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसमें डेट है। वैल्यू ऑफ फॉर्म निकलता कैसे है, तो कहता है ना अनलीबर्ड का वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, तो सर वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलता है बताओ, EBIT, ठीक है, 1 माइनस टी, अगर टैक्स है तो घटाएंगे, डिवाइड बाई K0, यही करते हैं ना, EBIT डिवाइड बाई K0। और इसमें तो डेट ही नहीं है, लिवरेज ही नहीं है, तो डेट नहीं है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा, इक्विटी के बराबर। जब डेट नहीं है सिर्फ इक्विटी है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट भी तो इक्विटी ही होगा ना। तो यानी कि K0 ना लिखे मैं के ही लिख सकता हूँ क्या, सिर्फ MM अप्रोच के लिए बोल रहा हूँ, के ही लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि K0 और के सेम ही होगा अनलीवर्ड फॉर्म के लिए। लीवर्ड फॉर्म के लिए कहता है वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलेगा, तो सर वैल्यू ऑफ बी ले लो, अनलीवर्ड का जितना है उतना तो है ही, वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलेगा, तो सर वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म ले लो, अनलीवर्ड मतलब बी, और जो इस कंपनी में डेट है ना, डेट की वजह से जो वैल्यू इसको जनरेट हो रहा है वो जोड़ दो। तो पहले अनलीवर्ड का निकाल लो, और लिवर्ड का कैसे निकलेगा, अनलीवर्ड का वैल्यू तो इतना होगा ही, ठीक, क्योंकि सिमिलर फॉर्म है, सेम कैपिटल के फॉर्म है, प्लस डेट की वजह से जो एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट हो रही है, डेट इनटू टैक्स, वो जोड़ दो। ठीक है, यही यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई K0 क्यों लिखा, क्योंकि अभी तक आप K0 पढ़ रहे थे ना, पर अनलीवर्ड के लिए K0 इजकल टू के, तो आपको क्वेश्चन में के ही दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होना, आप समझना K0 और के तो सेम ही है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म कैसे निकलेगा, अनलीवर्ड निकाल लो या डेट का इफेक्ट दे दो। अब अगर आपसे पूछता है कि ए जो लीवर्ड फॉर्म है, लीवर्ड फॉर्म है, उसका के ही निकालिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ फॉर्म मुझे पता है, ये रहा ना, अभी तो निकाला, उसमें से सर वैल्यू और डेट घटा दूंगा, डेट तो हमें पता है ना लीवर्ड फॉर्म है, तो आराम से क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर वैल्यू ऑफ इक्विटी पता हो गई तो के ही तो निकाल ही सकता हूँ ना, पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100, अभी तक तो यही पढ़ रहे थे, तो यही निकाला है। के ही कैसे निकलेगा, के ही तो दो तरीका है, एक तो ये वैल्यू ऑफ फॉर्म में से डेट घटा दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी, पैट डिवाइड बाय, यही तरीका मैंने आपको पढ़ाया है, ये ज्यादा बेहतर है, चारों ओर अप्लाई कर सकते हो, है ना। दूसरा तरीका है ये वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का, कि सर अनलीवर्ड का इक्विटी ले लो, अनलीवर्ड का प्लस अनलीवर्ड का इक्विटी का कॉस्ट ले लो, माइनस डेट इनटू डेट डिवाइड बाय इक्विटी 1 माइनस टी। बेहतर होगा आप ये वाला यूज करो, मैं यही वाले से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, नीचे वाले से। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना है कि नहीं। 3 फॉर्मूले बताया मैंने, अनलीवर्ड का वैल्यू कैसे निकलेगा, लीवर्ड का वैल्यू कैसे निकलेगा, और लीवर्ड का के ही कैसे निकलेगा, तो मैंने बोला ये वाला फॉर्मूले से निकलेगा। अब सेम ही चीज को सेम ही चीज को जरा बताना, मिटा रहा हूं मैं, एकदम लॉजिकली समझना है आपको, ठीक। अगर टैक्स नहीं होता तो क्या होता, सर टैक्स नहीं होता तो ये तो होता ही नहीं, तब वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म आता EBIT डिवाइड बाय दिस, ये रहा विदाउट टैक्स,
सर टैक्स नहीं होता तो लिबर्ट का वैल्यू, ये अनलिबर्ट का तो लेते ही प्लस डी इंटू टी, डेट इंटू टैक्स कर रहे हैं, अब टैक्स ही नहीं है तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, तो लिबर्ट और अनलिबर्ट का वैल्यू सेम होगा। सर वैल्यू ऑफ लिबर्ट और अनलिबर्ट सेम होगा जब टैक्स नहीं होगा तो। थर्ड, के कैसे निकाल सकते हैं? एक तो ये फॉर्मूला मेथड था ना, और एक नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला तो इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें भी वैसे ही होगा कि लिबर्ट का जो आप वैल्यू निकाल ही चुके, वैल्यू ऑफ फॉर्म, डेट घटा दीजिए उसमें से तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, और लगा दीजिए पैट डिवाइड बाय इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100, है ना। या फिर ये जो फॉर्मूला मेथड है, ये फॉर्मूला मेथड, तो जरा देखो फॉर्मूले मेथड में क्या कर रहे थे, अनलिबर्ड वाले का, अनलिबर्ड जिसमें हमने बी लिया था उसका इक्विटी ले रहे थे सेम, तो यहाँ इक्विटी लिखो या फिर K0 लिखो, क्यों? क्योंकि जब टैक्स नहीं है अनलिबर्ड के लिए तो K0 और K दोनों सेम है, प्लस ये इक्विटी माइनस डेट, सेम ही फॉर्मूला है, इनटू डेट बाय इक्विटी, सिर्फ चेंज क्या है 1 माइनस टी करना था, यहाँ 1 माइनस टी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स दिया नहीं है। इस मॉडल में हम एक विदाउट टैक्स वाला मॉडल पढ़ रहे हैं। बेहतर क्या होगा सर? बेहतर होगा कि तीसरे में ये फॉर्मूला ना लगा के, कौन सा फॉर्मूला लगा है? पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। ये ज्यादा बेहतर है ना, केई का अभी तक यही पढ़ रहे थे। चलो एमएम मॉडल समझ में आया कि एक टैक्स के साथ है, एक बिना टैक्स के साथ है। टैक्स हो या बिना टैक्स हो, 3 स्टेप में बनाने हैं। अनलिबर्ड का वैल्यू निकालना है, लिबर्ड का कैसे? अनलिबर्ड का तो है ही प्लस डेट इंटू टैक्स, टैक्स बिना टैक्स वाले मॉडल में ये डेट इंटू टैक्स आएगा ही नहीं, है ना। और लिबर्ड का अब इक्विटी निकालना है, तो फॉर्म के वैल्यू में से डेट घटा दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, है ना। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। जिस प्रोसेस से अभी तक पढ़ रहे हैं वही है, सिर्फ एमएम मॉडल में अनलिबर्ड का पहले निकालते हैं, उसके बाद लिबर्ड का निकालते हैं। लिबर्ड का कैसे? अनलिबर्ड का वैल्यू प्लस डेट इंटू टैक्स। ये कुछ एजम्पशन है एमएम मॉडल का। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट नॉन मार्केट है। इन्वेस्टर आर रेशनल, है ना। मार्केट परफेक्ट होने का मतलब है कि सब इंसान को देयर इज प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट में होनी चाहिए। इन्वेस्टर आर रेशनल, यानी कि इन्वेस्टर को पता है, विवेकशील इन्वेस्टर है। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फॉर्म आर ग्रुप इन इक्वली रिस्क बेस, कि फॉर्म जो है सेम बिजनेस रिस्क के ग्रुप हो रखे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, मेनली आर्बिट्रेज प्रोसेस समझो। और वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने का तरीका है लिबर्ड अनलिबर्ड का, विथ टैक्स विदाउट टैक्स, एमएम मॉडल में इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन देखते हैं एमएम मॉडल। द डेटा रिलेटेड टू कंपनी बिलोंगिंग टू सेम रिस्क, ये तो हमने एजम्पशन में ही पढ़ा था ना कि फॉर्म कैसे ग्रुप हो रखे हैं, सेम बिजनेस रिस्क टाइप के, ठीक है ना। एजम्पशन में पढ़ा था ना, लास्ट एजम्पशन। चलो बताओ, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब सर ईबीआईटी, अभी तक तो पढ़ रहे थे। डेट, इसमें डेट है यानी कि ये लिबर्ड फॉर्म है, और इसमें डेट नहीं है तो ये अनलिबर्ड फॉर्म है। ये क्या है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, सर के ही है, ठीक है। अब लिबर्ड फॉर्म में क्या होता है ना सर, के इज इक्वल टू K0, सॉरी अनलिबर्ड फॉर्म में, अनलिबर्ड फॉर्म में तो डेट है ही नहीं, तो के और K0 सेम ही होता है, जो कि 18% दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लिबर्ड फॉर्म है इसका तो के निकालने हैं ना, कैसे? पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100, ठीक है। जो भी बोला है कि टोटल मार्केट वैल्यू निकालिए, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के ही बताइए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब K0 बताइए, क्या एज्यूमिंग नो टैक्स एज पर एमएम, नो टैक्स मॉडल एज्यूम करके, नो टैक्स, यहाँ पे ए लिख लेता हूं,
यहाँ पे बी लिख देता हूँ। ठीक है, दो कंपनियां हैं। ओके सर, दो कंपनी। चलो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है बताओ। ये क्या है, ऑन लिबर्ड, ए लिबर्ड। एमएम मॉडल में पहले ऑन लिबर्ड का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी सर, ईबीआईटी 1 माइनस टी करेंगे। बोल रहा है नो टैक्स, टैक्स नहीं लेना है, विदाउट टैक्स मॉडल, तो 1 माइनस टी नहीं करेंगे, डिवाइड बाई के जीरो बोलो या के ई बोलो सर, सेम ही होता है। क्यों, ऑन लिबर्ड है ना वो, जो कि ये 18% है। ईबीआईटी कितना है, 18 लाख, डिवाइड बाई 18%, ये आई थिंक 1 करोड़ आएगा, 70। ठीक है। अच्छा बताओ वैल्यू ऑफ ये ए लिबर्ड का, तो हमने सीखा है ना सर, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू ऑफ बी तो है ही, प्लस जो कि अनलिबर्ड है, डेट इनटू टैक्स, पर यहाँ तो टैक्स है ही नहीं, तो वो वाला होगा ही नहीं। तो लिबर्ड और अनलिबर्ड का सेम ही होता है ना, नो टैक्स मॉडल में, याद करो बी नंबर पॉइंट, तो ये भी 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, पहला तो आ गया सर टोटल मार्केट वैल्यू। इक्विटी कैपिटलाइजेशन के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी भी पता होना चाहिए, तभी तो पैट डिवाइड बाई इक्विटी करेंगे। चलो वैल्यू ऑफ डेट घटा दो, इसमें डेट है 54 लाख, और इसमें कोई डेट नहीं है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा सर यहाँ इसको तो 46 लाख आ जाएगा, और इसका तो 1 करोड़ ही होगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हम निकालते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका तो सर दिया है 18%, ये रहा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18%। इसका कैसे निकलेगा, तो सर हमने पढ़ा है ना, पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। पैट बताओ, ए का पैट कैसे निकलेगा, ईबीआईटी, ए का पैट कैसे निकलेगा सर, ईबीआईटी 18 लाख है, उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट घटाएंगे 54 लाख का 12%, 648, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाओगे तो ईबीटी आएगा, उसमें से टैक्स घटाने में पैट आता है, पर ये नो टैक्स मॉडल है तो टैक्स होगा नहीं, तो यही ले लोगे 1152 डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी 46 लाख, यस 46 लाख इंटू 100, बताओ फटाफट। 25.04। एक और चीज पूछा है ना, के जीरो भी पूछा है सर, के जीरो बताओ, के जीरो कैसे निकलेगा, दूसरे में ये पूछा था, तीसरे में ये पूछा है, के जीरो कैसे निकलेगा सर, ऑनली बर्ड के लिए तो के ई और के जीरो सेम है कि नहीं, के ई और के जीरो सेम है, पर इसके लिए के जीरो कैसे निकलेगा सर, हमें पता है ना, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म। अच्छा ईबीआईटी को 1 माइनस टी करेंगे, नो सर टैक्स है ही नहीं, इंटू 100, जरा बताना ये निकाल के इधर कितना आएगा, ईबीआईटी कितना है सर, ईबीआईटी है 18 लाख, वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना है सर, 1 करोड़, इंटू 100, तो ये 18% आएगा ना, चलो सर 18% आया। ठीक है, तीनों आंसर आ गया, रेड पेन से हाईलाइट कर दूं थोड़ा। पहला देखो क्वेश्चन का आंसर ये था, 1 करोड़ 1 करोड़ टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन के 25.4 एंड 18%, थर्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच कंपनी 18%, 18%। ठीक, नो टैक्स मॉडल, अरे जो पढ़ाया हूँ उसी को कर रहा हूँ, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा मैं। बताओ जो भी एक भी ऐसा शब्द मैंने नहीं लिखा है जो अभी आपको पढ़ाया ना हो, एक भी अगर शब्द लिखा हो तो आप बताओ मुझे। सेकेंड में फिर आ जाते हैं ए बी, अनलिबर्ड लिबर्ड। सेकेंड में ना टैक्स मानना है, एमए मॉडल टैक्स लगा के। सर वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलता है, अब टैक्स है तो ईबीआईटी 1 माइनस टी, याद करो फॉर्मूला अनलिबर्ड का, ईबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइड बाई के जीरो, के जीरो बोलो या सर के ही बोलो, सेम ही होता है ना इसके लिए, तो 18% ही है,
ईबीआईटी कितना है तो सर 18 लाख। वन माइनस टी करोगे 14% टैक्स रेट है तो 0.6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 18%, कितना आएगा बताओ जल्दी। 18 लाख आफ्टर टैक्स सर 60 लाख आया। अच्छा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं? ऑन लीवर्ड का वैल्यू प्लस डेट इनटू टैक्स, जब टैक्स रेट दिया हो तो सर ये आएगा 60 लाख प्लस डेट कितना है 54 लाख इंटू टैक्स कितना है 40%, बताना जरा करके। 81,60,000, ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा ऐसे लो, दूसरा बताओ, इसमें से वैल्यू ऑफ डेट घटा दूंगा तो पता है क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्यों निकालना है सर वैल्यू ऑफ इक्विटी? क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे तभी तो केई का वैल्यू आएगा, केई का वैल्यू भी तो पूछा है। चलो डेट कितना है इसमें तो सर 54 लाख है और ये तो अनलिबर्ड है, कोई डेट नहीं है, तो 60 लाख में से कुछ नहीं घटा तो 60 लाख ही आया। इसमें से माइनस 54 लाख 2760। दूसरे में सर पूछा है केई का वैल्यू बताइए। अब देखो इसमें तो 18% ही होगा, है ना, केई और के जीरो सेम होता है, पर इसमें फर्क आएगा। कैसे सर? इसमें हम लोग केई का कैसे निकालते हैं, केई इज इक्वल टू पैट, है ना, यहाँ पे बता दो, पैट डिवाइड बाई पैट कितना होगा बताओ। ईबीआईटी 18 लाख, उसमें से इंटरेस्ट घटाओगे, इंटरेस्ट कितना है 54 लाख का 12% इंटरेस्ट है, $648, तो ये आ गया ईबीटी। पैट कैसे निकलेगा सर? 18 लाख में से अगर इंटरेस्ट घटाओगे 648 तो ये 1152 आ गया ईबीटी। ईबीटी इसमें से टैक्स घटाओगे 40% तो ये आ जाएगा पैट, है ना। क्या पैट कितना आया बताओ? इसमें से 40% घटा दोगे 691 2 सौ, चलो 691 2 सौ डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है तो सर 27,60,000 इंटू 100 कितना आएगा? अगला देखो के जीरो, के जीरो इसमें 18 ही होगा, इसमें कितना होगा के जीरो तो सर ईबीआईटी 1 माइनस टी, है ना, डिवाइड बाई ईबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म। ठीक है, ईबीआईटी कितना है 18 लाख, 1 माइनस टी इंटू 0.6, वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना है 8160। ये आ गया 13.23%। ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है 13.23%। समझ में आया? अगर आपको फॉर्मूले याद हो इजीली आप बना सकते हो। एमएम अप्रोच दो मॉडल से बनाते हैं, टैक्स नो टैक्स। टैक्स वाला याद कर लो, नो टैक्स में क्या है, जहाँ जहाँ टैक्स है वहाँ हट जाएगा, टैक्स नहीं रहेगा। सिंपली प्रोसेस क्या है, तो पहले ऑन लीवर्ड का निकालते हैं, लीवर्ड का कैसे निकालते हैं, ऑन लीवर्ड प्लस अपना टैक्स डेट का इफेक्ट दे देंगे, और वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछेगा तो अरे वैल्यू ऑफ फॉर्म में से डेट हटा देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, और के ही पूछेगा तो पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। पैट कैसे निकलता है,
ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाने पे सर ईबीटी आता है और ईबीटी में से टैक्स घटाने से पैट आता है। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है। नो टैक्स मॉडल में टैक्स होगा नहीं तो टैक्स घटेगा नहीं, टैक्स वाले मॉडल में टैक्स होगा तो घटा देंगे। अच्छा चलो, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, वैसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, छोड़ कोई नहीं, थ्योरी लेक्चर में क्या कवर करना है यहीं पे बता देता हूँ। और ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या बोलता है कि जब भी आप डेट यूज करते हो तो उससे कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे क्या होते हैं? डेट के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट टैक्स यानी कि टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है, खर्चा क्लेम कर सकते हैं। नुकसान क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिट्रेस, एक ऐसी अवस्था क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आप फाइनेंशियल अपनी फिक्स कॉस्ट मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट क्या इंकर्ड होगा, ताकि आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे रिवाइव करने के लिए। रिकंस्ट्रक्शन आप पढ़ते होगे ना, रिकंस्ट्रक्शन में तो इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करोगे रिवाइव करने के लिए तब भी कॉस्ट लगेगा, रिकंस्ट्रक्शन करने का खर्चा है कि नहीं। और रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, रिवाइव नहीं कर पाए तो इंसॉल्वेंट हो जाओगे तब भी कॉस्ट लगेगा, इंसॉल्वेंसी कॉस्ट, है ना। इसी को ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलते हैं। कि देखो ट्रेड ऑफ क्या बोलता है कि जो भी बेनिफिट और कॉस्ट है उसको ट्रेड ऑफ करना जरूरी है, कोशिश करनी चाहिए बेनिफिट ज्यादा होना कॉस्ट कम, है कि नहीं। तो कॉस्ट और बेनिफिट दोनों होते हैं, हमें ट्रेड ऑफ करना चाहिए। आ जाओ, सेकंड जो पॉइंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ईबीटी, ईपीएस एंड एमपीएस एनालिसिस। ये क्या कहता है कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे बेहतर है जिसमें मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक इन्वेस्टर का सबसे इन्वेस्टर के लिए एक फॉर्म के लिए सबसे मेन पर्पस क्या है कि इन्वेस्टर का वेल्थ ग्रो करना, यानी कि शेयर प्राइस को ग्रो करना। मार्केट प्राइस निकलता कैसे है किसी भी शेयर का? सर ईपीएस इंटू पी रेशियो, यानी कि तीन अलग अलग केस देगा कैपिटल स्ट्रक्चर का, तीनों केस का ईपीएस निकाल लेंगे, तीनों केस में जो भी पी रेशियो दिया होगा वो दे लेंगे और इनटू कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। जिस भी केस में, जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर में मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा है उसी को बोलते हैं हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की ये सबसे बेहतर कैपिटल स्ट्रक्चर है। अगर पी रेशियो ना दे क्वेश्चन में तो मार्केट प्राइस निकाल ही नहीं सकते, तो मानेंगे पी रेशियो सेम होगा, तब ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि जिसमें ईपीएस सबसे ज्यादा हो अर्निंग पर शेयर, उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम अप्रूव करेंगे, है ना। ईपीएस कैसे निकलता है? तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटाने के बाद जो आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, है ना। सिंपली ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। मान लीजिए टैक्स रेट 30% है और ईबीआईटी कितना है, जितना भी कैपिटल है उसका 40 लाख, 40%, ठीक। अब देखो कैपिटल कितना है तो 1000, आप लाख में फिगर मानना, 1000 लाख मैं ऐसे लिया हूँ। एक पहला केस है कि सिर्फ इक्विटी है पूरा कैपिटल में, दूसरा केस है इक्विटी और डेट है, डेट कितना 10% है और 1000 बनाए। थर्ड केस है कि वो 1000 जो कैपिटल है ना 1000, वो कैसे, इक्विटी डेट एंड प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी से 5, डेट से 300 और प्रीफरेंस शेयर से 200 लेके आए और 1000 कैपिटल बनाए। अब देखो हमारा पर्पस क्या है, किसको बोलेंगे कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, हमें ये सिलेक्ट करना चाहिए फाइनेंसिंग का मेथड जिसमें मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा है। उसके लिए तो ईपीएस निकालना जरूरी है ना, तभी तो ईपीएस इंटू पी रेशियो। सर ईपीएस में पी रेशियो इंटू करने पे मार्केट प्राइस आता है, तो ईपीएस निकालना जरूरी है। ईबीआईटी ले लो, ईबीआईटी कितना है, कैपिटल इंप्लॉयड का 40%, 1000 है कैपिटल इंप्लॉयड हर एक केस में 40%, 400 लाख। देखो पहले केस में इंटरेस्ट कुछ आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि पहले जो केस था ना उसमें हमने डेट लिया ही नहीं था, कोई डेट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, ईबीटी। दूसरे केस में 200 पे इतना इंटरेस्ट घटेगा, थर्ड केस में 300 पे इंटरेस्ट घटेगा, इंटरेस्ट घटने पे ईबीटी आता है, फिर टैक्स घटा दो, टैक्स 30% है तो ईएटी या फिर पीएटी आता है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड घटता है। पहले दो केस में प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो घटेगा नहीं, लास्ट केस में थर्ड जो केस था उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड से भी पैसा ले आ रहे थे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दो तो ये आ जाएगा ईएई, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा क्या, ईपीएस। ईपीएस को पी रेशियो मैंने एज्यूम किया हुआ है कि पी रेशियो इतना दिया हुआ है। देखो इक्विटी में सबसे ज्यादा पी रेशियो है ये, इसमें पी रेशियो उससे कम है। होता क्या है ना कि पीई रेशियो क्या है कि लोग कितना प्राइस देना चाहते हैं 1 रुपए के अर्निंग के लिए, आपकी कंपनी पे कितना लगाना चाहते हैं, ठीक। जो इक्विटी फाइनेंस कंपनी है जाहिर सी बात है उसमें कोई डेट नहीं है तो उसमें पीई रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए एजम्पशन पे लिया है। आप क्वेश्चन में तो देगा ही, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा किस में है बताओ, 39, इसमें है
थर्ड केस में तो यही होगा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल सा बेसिस पे आ जाओ क्वेश्चन। और मार्केट प्राइस निकाल नहीं सकते तो सर, मार्केट प्राइस अगर नहीं निकाल सकते तेरा नवंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन। वाई लिमिटेड रिक्वायर गले में दर्द हो रहा है मेरे। 5 लाख फॉर न्यू प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एल्ड अर्निंग बिफोर टैक्स। ये क्या है सर? ईबीआईटी है 10 लाख, ईबीआईटी दिया हुआ है 10 लाख। हमें प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए सर? 50 लाख। एक प्रोजेक्ट में 50 लाख लगाइए, 10 लाख आपको ईबीआईटी कमा के देगा। ओके। While deciding about the financing plan, the company considered objective of maximizing EPS. डिसीजन कैसे लेना है सर? जिसका भी और ईपीएस सबसे ज्यादा है ना जिस प्लान का, उसको सिलेक्ट करना है। ओके। इट हैज टू अल्टरनेटिव टू फाइनेंस, दो किस्म से उसको फाइनेंस कर सकता है। बाय रेजिंग डेट दिस मच और दिस मच, ताकि 5 लाख का डेट ले या फिर 20 लाख का डेट ले। एंड बैलेंस इन ईच केस बाय इश्यूइंग शेयर, अगर 5 लाख का डेट लेंगे तो 45 लाख का इक्विटी शेयर से पैसा लेना पड़ेगा। अगर 20 लाख का डेट लेंगे तो इक्विटी शेयर से कितना पैसा लेना पड़ेगा? 30 लाख का, है ना? क्योंकि बोल रहा है कि बचा हुआ पैसा कहाँ से लेके आना है सर? इक्विटी शेयर से लेके आना है। चलो यहाँ प्लान 1 क्या है? डेट 5 लाख तो इक्विटी 45 लाख। प्लान 2 क्या है? डेट 20 लाख तो इक्विटी 30 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो आगे, पढ़ो आगे पढ़ो। द कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एज 300, यानी ये क्यों दिया? अरे शेयर प्राइस देगा तभी तो पता चलेगा कितना इक्विटी शेयर बेचना पड़ेगा, है ना? 300 रुपए में कंपनी का शेयर बिक रहा है। बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन दिस मच इन केस द फंड आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 20 लाख। और अगर 20 लाख से ज्यादा आप बोरोइंग कर लेंगे ना तो शेयर प्राइस घट के 250 हो जाएगा। जनरली क्या होता है, ज्यादा बोरोइंग करने पे शेयर प्राइस गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि ज्यादा बोरो करेगी तो फॉर्म, वो जो कंपनी है वो ज्यादा रिस्की हो गई, वहां ज्यादा डेट हो गया तो मार्केट में प्राइस गिरता है शेयर का। ये यही बोला है। पर 20 लाख से ज्यादा होगा डेट तब गिरेगा। देखो इसमें भी 20 लाख तक ही है, इसमें तो 20 लाख से कम ही है, 5 लाख है। तो यानी कि ये जो इक्विटी इश्यू करेंगे इसका प्राइस क्या लेंगे? इसके लिए भी 300, इसके लिए भी 300। क्यों? क्योंकि 20 लाख से ज्यादा डेट है ही नहीं किसी भी केस में। ये इसमें अप टू 20 लाख का ही डेट है। 20 लाख से ज्यादा होता ना तो इश्यू प्राइस लेते 250। चलो द फंड कैन बी बोरोड एट 12% अप टू 5 लाख। 5 लाख अगर लोन लेगो तो 12% पे, तो इस पहले केस में तो सर 12% लगेगा ब्याज। एंड 10% एबव 5 लाख, और 5 लाख से जो भी ज्यादा लोगे, यानी कि सेकंड केस में देखो जहां 20 लाख लोन ले रहे थे तो 5 लाख तो सर 12 कितना परसेंट है? 12% के रेट से। और जो 5 लाख से ज्यादा है ना वो 10% के रेट से। यानी कि जो बचा हुआ 15 लाख है वो किस रेट से? तो सर 10% के रेट से आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स दिया हुआ है 25%, कोई दिक्कत नहीं। चलो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना पड़ेगा देख ले। अब इसमें बताओ 45 लाख रुपए लेके आने हैं और 300 इश्यू प्राइस है, तो 45 लाख सर लेके आने हैं, 300 इश्यू प्राइस है, 15,000 शेयर इश्यू करना पड़ेगा। क्यों सर? नंबर ऑफ इश्यू देख रहे हैं शेयर, तभी तो ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होना पता भी तो होना चाहिए कितना है। अगले में सर 30 लाख लेके आना है, 10,000 शेयर इश्यू करना पड़ेगा। ओके। प्लान 1, प्लान 2 ईपीएस निकालना है। जिस केस में ईपीएस ज्यादा आएगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक। ईबीआईटी दिया है 10 लाख, दोनों प्लान में ले लोगे। ईबीआईटी में सबसे पहले क्या करता है? इंटरेस्ट। बताओ प्लान 1 में 5 लाख है और 12% इंटरेस्ट रेट है तो 60,000 घटेगा। प्लान 2 में क्या है कि 5 लाख तक तो 12% है तो 60,000 हो गया, प्लस बचा हुआ 10% के रेट से है तो 15 लाख इंटू 10, 1,50,000, दोनों को जोड़ दोगे तो 2,10,000 आएगा इंटरेस्ट। तो आ गया ईबीटी, उसमें टैक्स 25% घटाओगे तो दोनों केस में आ जाएगा ईएटी, जिसको पैट बोलते हैं। उसके बाद क्या घटेगा? तो उसके बाद सर कुछ है ही नहीं, प्रीफरेंस डिविडेंड होता तो घटाते। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अभी हमने निकाला 1510, उससे डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आ जाएगा। बताओ किस केस में ईपीएस ज्यादा है? प्लान 2 के केस में ईपीएस ज्यादा है। प्लान 2 के केस में ईपीएस ज्यादा है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे प्लान 2 को,
क्योंकि हमारा पर्पस क्या था, ईपीएस को मैक्सिमाइज करना। अगर मान यहाँ पे पी रेशियो दिया होता दोनों के केस में और बोलता मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करना है या कुछ भी नहीं बोलता, तब भी मार्केट प्राइस के ही बेसिस पे डिसीजन लेते, तो जिसमें पी रेशियो इंटू ईपीएस करते, ईपीएस इंटू पी रेशियो, तो मार्केट प्राइस आता, जिसमें मार्केट प्राइस ज्यादा होता उसके बेसिस पे डिसीजन लेते। पर क्वेश्चन ने बोल दिया ईपीएस के बेसिस पे, तो ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, चलो इनने वर्किंग में वही किया है, इंटरेस्ट निकाला है, मैंने वहीं पे समझा दिया था आपको, और नंबर ऑफ शेयर। थर्ड एंड लास्ट कंसेप्ट चैप्टर का, फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड ईबीआईटी इंडिफरेंस। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन मतलब क्या होता है, ऐसी अवस्था जहां पे आपकी ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है कि आप फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बस मीट कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में प्रीफरेंस डिविडेंड देते हैं, प्रीफरेंस डिविडेंड भी दे सकते हैं, पर इक्विटी के लिए कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आप उतना ही कमा रहे हैं, आप उतना ही कमा रहे हैं जितने से आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मीट हो पा रही है। इट इज अ लेवल ऑफ ईबीआईटी फॉर विच ईपीएस इज इक्वल टू जीरो। जब इक्विटी के लिए बचेगा ही नहीं तो ईपीएस जीरो आएगा। निकालेंगे कैसे, तो सर इंटरेस्ट, ईबीआईटी कितना होना चाहिए, ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देने के लिए इंटरेस्ट जितना तो कमाना ही पड़ेगा ईबीआईटी, प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड भी देना है तो प्रीफरेंस डिविडेंड, बट प्रीफरेंस डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है ना, प्रीफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स करोगे, क्यों, क्योंकि उतना डिविडेंड देने के लिए उससे ज्यादा कमाना पड़ेगा ना, टैक्स पहले दोगे तभी तो बचा हुआ पैसों में से प्रीफरेंस डिविडेंड दोगे, तो बिफोर टैक्स करोगे। ठीक, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या बना सर, इंटरेस्ट प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस टी, इंटरेस्ट प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स करना है, ये है फॉर्मूला। अगला कॉन्सेप्ट देखो, ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट। ये क्या बोलता है कि मान लो दो प्लान है, प्लान वन, प्लान का मतलब फाइनेंसिंग प्लान की दो किस्म से पैसा उठा सकते हैं, इक्विटी डेट 10%, प्रेफरेंस शेयर 12%। मान लो 1000 लाख हमें उठाना है, तो हम कैसे उठा रहे हैं, 500 यहाँ से, 300 यहाँ से, 200 यहाँ से, हो गया 1000। सेकेंड ऑप्शन है कि हम ऐसे ना करें, 300 300 400 ऐसे करके 1000 उठे। अब दोनों प्लान में वो ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा ईबीआईटी बताइए कि दोनों प्लान का ईपीएस सेम है, यानी कि ईपीएस 1 इसमें जो ईपीएस आएगा वो और इस केस में जो ईपीएस आए वो दोनों सेम हो। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब यही होता है कि दोनों प्लान का ईपीएस सेम हो। ये थोड़ा ना इंडिफरेंस पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा हिल गया है वहां पे। ठीक है, इंडिफरेंस पॉइंट से अब डिसीजन मेकिंग देखो, इंडिफरेंस पॉइंट से आपकी ईबीआईटी अगर इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है तो डेट ऑप्शन बेहतर है, और अगर उससे कम है तो इक्विटी ऑप्शन बेहतर है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, प्लान वन में हमें मालूम नहीं है वो ईबीआईटी, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ईबीआईटी निकालना है कि वो लेवल ऑफ ईबीआईटी बताइए जहां दोनों केस में ईपीएस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ईबीआईटी हमें मालूम नहीं तो ईबीआईटी माइनस प्लान वन में पहले ईबीआईटी में से क्या करता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट घटा दूंगा, कितना इंटरेस्ट है ये रहा 1 माइनस टी, माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड कितना है प्लान वन में 12% 200 का, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये रहा इक्विटी का वैल्यू मान लेता हूं कि 10 रुपीज का शेयर है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 50 कर दोगे, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है कि नहीं। वैसे ही प्लान टू में ईबीआईटी लिख लोगे, ये तो निकालना ही आपको, इंटरेस्ट घटाओगे प्लान टू का, ये रहा इसके इंटरेस्ट, टैक्स घटाओगे प्रीफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ, तो ईपीएस 1 इज इक्वल टू, यही है ना प्लान वन का ईपीएस निकालने का तरीका, इज इक्वल टू ईपीएस 2, दोनों का ईपीएस बराबर कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या ये ईबीआईटी नहीं आ जाएगा। अगर सारे फिगर रख दोगे, इंटरेस्ट का, टैक्स का, प्रीफरेंस डिविडेंड का, नंबर ऑफ शेयर का, तो ऑटोमेटिकली ईबीआईटी निकल जाएगा। वही ईबीआईटी को बोलते हैं कि वो लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहाँ पे ईपीएस सेम है दोनों प्लान में। क्यों, क्योंकि ईपीएस सेम वाले फॉर्मूले से ही तो निकला है वो ईबीआईटी। क्वेश्चन पे आओ, खुद समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है। May 18 क्वेश्चन नंबर 1 का डी, चलो
100 लाख फंड चाहिए। फंड कैसे ले आ सकते हैं? तो प्लान 1 है पूरा इक्विटी, यानी कि पूरा 100 का 100 लाख इक्विटी से। प्लान 2 है 25 लाख इक्विटी से 75%, यानी कि 100 का 75 लाख डेट से। ओके, डेट का कॉस्ट क्या होगा? तो सर डेट का कॉस्ट होगा 12%। ठीक है, टैक्स रेट दिया है। इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है, इश्यूड एट अ प्रीमियम 15, यानी कि 25 रुपीज इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्यों चाहिए सर? इश्यू प्राइस इसलिए चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी तो निकालना है। अब बताओ प्लान 1 में कितना है? 100 लाख का है, डिवाइड बाय 25 करोगे तो 4 लाख इक्विटी शेयर आएगा। प्लान 2 में देखो 25 लाख का इक्विटी से पैसा लेना है और डिवाइड कर दोगे 25 से तो ये आ गया 1 लाख। 1 लाख, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ईबीआईटी दिया है 40 लाख, ठीक है, ये तो देना ही पड़ेगा। ईपीएस बताइए पहले दोनों प्लान का, तो दोनों प्लान में 40 लाख लिख लोगे, ठीक है। आ जाओ फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम जोश बरकरार रखो। इंटरेस्ट घटाओगे, चलो पहले प्लान में कोई डेट नहीं है, दूसरे प्लान में डेट है 75 लाख का, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट घट जाएगा तो ईबीटी आएगा। टैक्स घटा दोगे तो ईएटी, जिसको पैट भी बोलते हैं, ये आएगा। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे 4 लाख 1 लाख तो ये आ जाएगा ईपीएस। पहले में यही पूछा था कि सर ईपीएस बताइए, हाँ जी सर पहले में यही पूछा था, ईपीएस बताइए, निकल गया। दूसरे में पूछा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन कैसे निकलता है? सर इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रीफरेंस प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी। देखो प्लान 1 में तो सर ना तो इंटरेस्ट है ना प्रीफरेंस डिविडेंड, तो क्या आएगा? 0। प्लान 2 में इंटरेस्ट तो है 9 लाख का, पर प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है, होता तो प्रीफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स करके लिख लेते, ये इसमें 9 लाख ही आएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन। चलो बताओ, इसमें 9 लाख है, इसमें 0 है। थर्ड क्या पूछा है? सर थर्ड पूछा है इनडिफरेंस पॉइंट बताइए, ए प्लान ए एंड प्लान बी का इनडिफरेंस पॉइंट। सर इनडिफरेंस पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं? ईबीआईटी प्लान ए का पहले ईपीएस इज इक्वल टू प्लान बी का ईपीएस। प्लान ए का ईपीएस कैसे आएगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, वैसे लिख लेते हैं ना, माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर। प्लान बी का भी सेम, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। चलो मान लो मैं ईबीआईटी को एक्स मानता हूं, तो एक्स माइनस इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, टैक्स कितना है 30% इंटू 0.7 हो जाएगा, प्रीफरेंस डिविडेंड भी कुछ है नहीं। नंबर ऑफ शेयर, पहले में नंबर ऑफ शेयर कितना है? तो सर 4 लाख। वैसे उधर कितना है? ईबीआईटी एक्स, इंटरेस्ट है कितना है सर? इंटरेस्ट 9 लाख प्लान बी में, आफ्टर टैक्स करना है, प्रीफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। बताओ इससे ये कट जाएगा, इससे ये 4 से कट जाए, इससे ये कट जाएगा, 1 लाख 4 आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू करो जरा, एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 36 लाख, और x इज इक्वल टू कितना आया? 12 लाख, ठीक है। 4 में से ये x घटेगा 3x, 12 लाख, यही है 12 लाख। हाँ, बस ईपीएस 1 इज इक्वल टू ईपीएस 2 करके करोगे, ऑटोमेटिक ईबीआईटी का वैल्यू आ जाएगा। ईबीआईटी को x मान लो, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। चलो यही 3 टॉपिक थे थ्योरीज। दूसरे में ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, मार्केट प्राइस एनालिसिस, एंड थर्ड में ये सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट, इसी पे क्वेश्चन आएगा। मैंने कोशिश किया कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करके आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूं। बचा हुआ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो वीडियो लेक्चर देखने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अगर अभी तक नहीं कर रखा तो। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करो, इससे हौसला बढ़ता है, अच्छा लगता है। और ऐसे ही आगे मैं रिवीजन लेक्चर डालता रहूंगा, आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, ठीक है।